हेलो अम्मी, यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो हमेशा बड़ी या बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हो। हाँ बोलो, अब क्या हुआ? वो मैं एक्चुअली डैडी जी के साथ एक एंटीक शॉप में आया था, तो यहाँ एक मूर्ति गिर गई और अब ये लोग पैसे मांग रहे हैं। तो क्या हुआ अब? तो अब ये पैसे मांग रहे हैं 30 लाख रुपए। What? 30 lakhs? वो भी एक स्टैचू के लिए? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौतम, आर यू सीरियस? तुम घर पर पड़े रहते हो पूरे दिन, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरता कि तुम अब नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो मेरे लिए। तुम बताओ कहाँ से लेकर आऊंगी मैं 30 लाख इतने शॉर्ट नोटिस पर? 30 लाख सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। गौतम भी अवनी के गुस्से के आगे कुछ नहीं कह पाया। You know what? तुम्हें रोज रोज प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की आदत हो गई है। बट आई एम रियली सॉरी, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। ये प्रॉब्लम तुमने खुद क्रिएट की है, अब इसे सॉल्व भी तुम खुद करो। लेकिन अम्मी, आज गौतम और अवनी की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन गौतम आज भी अवनी के घर एक घर जमाई बनकर ही रहता था, जहां उसकी हैसियत एक नौकर जितनी ही थी। वो नौकरों की तरह कभी सांस की साड़ी आयरन करता तो कभी अवनी की गाड़ी साफ करता। घर की रसोई से लेकर घर की सफाई तक का सारा बोझ उसी के सर पर था। वहीं अवनी कभी कभी अपने पति की ये हालत देखकर बहुत झल्ला जाती थी, क्योंकि घर का पूरा फाइनेंशियल बोझ सिर्फ उसी के सर पर था। लेकिन अम्मी, ये स्टैचू पापा के हाथ से टूटा है, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे समझाने का मौका तो दिया होता, बिना मेरी बात सुने फोन काट दिया तुमने। क्या हुआ मिस्टर? 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक ना पैसे आए और ना तुम्हारी मदद के लिए कोई आदमी। ऊपर से बुढ़ा शॉप से भागने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ गार्ड्स की नजर इन पर पड़ गई, वरना ये तो रफू चक्कर होने का पूरा प्लान बना चुका है। देखिए मिस्टर, 2 बजे अगर 5 बजे तक तुमने इस एंटीक स्टैचू के पैसे नहीं भरे तो मैं पुलिस को बुला के इस बुढ़े को अंदर करवा दूंगा और इन बॉडीगार्ड से तुम दोनों की खातिरदारी कर लेंगे। समझ में आई मेरी बात? जी सर, समझ में आई। बस 2 मिनट दीजिए, हम फिगर आउट करते हैं। पापा जी, ये हमें यहाँ पेमेंट किए बिना जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता। प्लीज तुम कुछ करो ना, तुम मेरे बदले जेल चले जाओ। वैसे भी मेरे परिवार ने 3 साल तक तुम्हें रहने के लिए छत दी है, इतना तो कर सकते हो ना तुम मेरे लिए। डैडी जी, मैं जेल तो चला जाता, पर ये लोग काफी स्ट्रिक्ट है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा नहीं वो मैनेजर कैसे धमकी देके चला गया। तो फिर पैसे दे दो ना इन्हें। 30 लाख देने, मेरे जेब में 30 फूटी कौड़ियां नहीं है। मैं नहीं कमाता, मुझे खर्चे के लिए भी अपनी पैसे देती है। मेरे पास नहीं है, ना नौकरी है ना पैसे, कैसे चुकाऊंगे? तो तुम अवनी को फोन करो, मैंने उसे फोन किया था, उसने फोन काट दिया बिना सुने। यूजलेस दामाद हो तुम एकदम। अपनी बात मेरी बेटे के सामने रख भी नहीं सकते। तुम उसे कॉल करो, मैं बात करता हूँ। गौतम, आर यू मैड? मैंने कहा ना मुझे काम के टाइम डिस्टर्ब मत किया करो। अब दोबारा कॉल किया ना तो बेटा, मैं डैडी बोल रहा हूँ। डैड? हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो मुझसे एक स्टैचू टूट गया और ये लोग पैसे मांग रहे हैं, नहीं दिया तो मुझे जेल भेज देंगे, ऐसा बोल रहे हैं लोग। बट डैड, आपको क्यों? ये गलती तो गौतम की है ना, तो आपको जेल क्यों? बेटा, वो दरअसल मुझसे ही टूट गया था। स्टैचू देखते हुए मैं उसकी पिक्चर्स ले रहा था, मेरा हाथ लग गया और स्टैचू नीचे गिरा और टूट गया। डैड, आप ऑलरेडी जानते हैं कि गौतम ने घर पे कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं, और आप ही मेरी लाइफ में नई नई प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन बेटा, अच्छा ठीक है, अब बताइए आप कहाँ पर है, मैं मॉम को लेकर आती हूँ। बेटा, हम एंटीक शॉप पर है, माधव नगर। ओके, वेट देयर, मैं अभी आ रही हूँ। अवनी के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी, जिससे निकलना उसके लिए आसान नहीं था। दरअसल अवनी के पिता अनिल सिंह जोधपुर के अमीर परिवारों में से एक थे, लेकिन अनिल की मां गायत्री देवी हमेशा से ही गौतम और अवनी की शादी के खिलाफ थी। 3 साल पहले अवनी के दादाजी हिम्मत अग्रवाल गौतम से पुष्कर में टकराए थे और गौतम को पहचानते ही उन्होंने अपनी फेवरेट पोती अवनी के लिए उसे पसंद कर लिया। अवनी अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी और उनकी किसी भी बात को टाल नहीं सकती थी। पर शादी के कुछ वक्त बाद ही हिम्मत अग्रवाल दुनिया को अलविदा कह गए, इस राज के साथ कि उन्होंने गौतम को अवनी के लिए क्यों चुना, कैसे पहचानते थे वो गौतम को। फिर उनके जाने के बाद परिवार की बागडोर उनकी पत्नी और अवनी की दादी गायत्री देवी ने अपने हाथों में ले ली। गायत्री देवी अपने परिवार के रुतबे और नाम का बहुत ध्यान रखती थी,
और साथ ही अपने परिवार में गौतम नाम का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए उन्होंने हिम्मत जी के जाने के बाद अनिल और उसके परिवार को अग्रवाल मेंशन से अलग कर दिया था। अवनी आज भी ये सदमा भूल नहीं पाई थी। अब दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती थी कि अपने परिवार की हालत कैसे सुधारी जाए। आज एक बार फिर उसके सामने मुसीबत खड़ी थी। वो अगले ही पल अपनी मॉम गीता के साथ माधव नगर जाने के लिए गई। डैड, अब ठीक तो है ना? ये सब हुआ कैसे? अब दोनों इतनी महंगी दुकान में कर क्या रहे थे? वो एक्चुअली हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो डैडी जी को यहाँ पे ये सब देखने का मन किया, इसलिए हम अंदर आ गए। और फिर एज यूजुअल तुम ये काम भी ढंग से नहीं कर पाए। और अगर इनका स्टैचू देखने का इतना मन था ना तो तुम संभाल लेते ना। लेकिन मम्मी जी मैं इसमें क्या कर सकता था? मैंने तो डैडी जी को बोला पर उन्होंने कहा और तुमने मान लिया। तुम कब से इतने आज्ञाकारी बन गए? मॉम, ये सारी बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। ये 30 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? इसी बात पर गुस्सा आ रहा है तो ससुर जी हमारे लिए प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं छोड़ गए और ये पनौती हमारे नसीब में बांध गए। मॉम, क्या मॉम? तो इस स्टैचू के लिए मैं अपना घर और अपनी कार बेच दूं और सड़क पे आ जाऊं? और वैसे भी इसे बेचने से भी इतने पैसे नहीं आने। सभी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए सोच में पड़ गए। टाइम निकलता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर की नजर बराबर अनिल पर ही थी। उसने पैसे मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी और कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म कर दिया और 3 घंटे पूरे होने का वेट करने लगा। डैड, मैं दादी सर से मदद मांग कर देखूं? उनके जितने भी पैसे होंगे ना मैं धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। पर अवनी, दादी साहब तुम्हारी मदद नहीं करेगी और तुम्हें पता है इसकी वजह क्या है? पर मॉम, एक बार बात करने में हर्ज ही क्या है? मैं कॉल करती हूँ। अवनी ने अगले ही पल अपनी दादी गीता देवी को कॉल लगा दिया, पर उसे यही डर सता रहा था कि गीता देवी उसका फोन उठाएगी कि नहीं। हाँ दादी साहब, मैं अरे तुम्हारा नंबर मेरे पास है, बोलो क्या काम है? गीता देवी बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? हमारी फैमिली जल्द ही जोधपुर के सबसे बड़ी कंपनी अवतार ग्रुप के साथ मिलकर काम करने जा रही है। अगर आज भी तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कोई इज्जत है या मुझे अपनी दादी मानती हो, तो अभी के अभी तुम गौतम को तलाक दे दो। अवतार ग्रुप के चेयरमैन के बेटे कबीर के साथ शादी कर दो। दादी साहब, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? इस बार तो गौतम की इसमें कोई गलती भी नहीं थी। देखो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। दादी साहब, मेरे पापा आपके बेटे हैं, वो अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? और आज अनिल जिस प्रॉब्लम में है ना, उसकी वजह सिर्फ तुम हो, और इसीलिए अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। दादी साहब, मेरी बात। अवनी को अब सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अवनी प्लीज डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। अब क्या करोगे तुम? इतनी बड़ी रकम बाहर जाके भीख मांग के लाओगे क्या? अवनी, तुम मेरी बात सुनो। तुम आज ही के आज इस आदमी से तलाक ले लो। ये तेरी लाइफ से आउट तो फिर दादी साहब हमें अपने घर में एंट्री दे देगी। और वैसे भी कबीर तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है और आई एम श्योर वो तुम्हारी हेल्प करेगा। और उसके पापा बहुत पैसे वाले हैं और 30 लाख उनके लिए कुछ भी नहीं है। कम ऑन अवनी। गीता देवी को अब कबीर के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कबीर का एक ऐसा सच था जिसे अवनी अच्छे से जानती थी। दरअसल कबीर अवतार ग्रुप का वाइस चेयरमैन शेखर आनंद का इकलौता बेटा था, जो बचपन से ही अय्याश था। लड़कियां उसकी कमजोरी थी, इसलिए हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई नई लड़की उसका शिकार हो जाती थी। यूं तो उसके ऊपर बहुत सारे केस भी हुए, लेकिन शेखर आनंद के रुतबे और पैसे के आगे किसी पुलिस वाले की भी नहीं चली। कबीर ने कई बार अवनी पर भी अपने हाथ आजमाने की कोशिश की थी। वो कॉलेज में भी अवनी के आगे पीछे ही घूमता रहता था, लेकिन अवनी ने कभी उसे घास तक नहीं डाली थी। वहीं दूसरी तरफ गौतम, जो अब तक शांत था, कबीर का नाम सुनते ही गुस्से में आ गया। लेकिन इस वक्त कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो तुरंत अपना फोन निकालकर शोरूम से बाहर चला गया। शोरूम के बाहर जाते ही उसने मोबाइल में एक नंबर डायल कर लिया। जैसे जैसे उसे फोन की रिंग सुनाई दे रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। मुंशी जी, खम्मा खड़ी हुकुम।
क्या अवनी अपने परिवार को इस मुसीबत से निकाल पाएगी? आखिर गौतम ने किसे फोन किया था? क्या कबीर अवनी की मदद करेगा? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? जानने